Yes, my dear students, very good morning to all of you in your bio academic and spiritual science classes. Dear students, today you are with your मिश्रा सर, अशोक मिश्रा सर. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के बायोलॉजी का जो पहला लेसन है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उस लेसन से बेटा आज हम लोग देखेंगे तीसरे लेक्चर में. पहले लेक्चर में हम लोगों ने लाइफ को देखा कि लाइफ का करेक्टर क्या है, लाइफ होती क्या है. इसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोगों ने लाइफ से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को देखा. आज हम लोग लाइफ को क्रिएट करने वाली जो सेल होती है, यूनिट, जो लाइफ की यूनिट है सेल, जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म विथ सेल, दैट इज यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चरली. आज उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे कि उस सेल के अंदर क्या होता है, सेल का अस्तित्व क्या है. मोरओवर वी शैल ट्राई टू नो अबाउट द सेल टुडे इन दिस लेक्चर 3. ओके बेटा, थैंक्स. नाउ लुक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल. किसी एक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने वाले कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल को बनाते हैं. तो यदि क्लास 9th के स्टैंडर्ड के बेसिस पे देखा जाए तो किसी सेल के अंदर ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. ठीक. तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने बहुत पहले ही ये देखा था कि यहाँ पर कुछ ग्राफिकल स्ट्रक्चर दिए हैं आपके समझने के लिए. यहाँ जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये एक सेल है. इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में तो शायद नहीं, अगले लेक्चर में ओवरऑल सब कुछ जान लेंगे, लेकिन इस लेक्चर में जितना जान सकते हैं उतना जानने का प्रयास करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये मान के चलिए ये सेल है. ठीक है, ये सेल है. सेल के अंदर जो कुछ भी है वो प्रोटोप्लाज्म है. इस प्रोटोप्लाज्म से ये जो बीच का स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, इस न्यूक्लियस और ये जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल वॉल को अगर निकाल दें तो व्हाट एवर इज प्रेजेंट हियर, ऑल दैट कंपोनेंट्स आर प्रोटोप्लाज्म. ओके. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज हम लोग इस लेक्चर में अभी जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें देखेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे. अभी हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा को कवर करने वाली मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा दैट इज प्रेजेंट इन ए सेल. इट्स सराउंडिंग मेम्ब्रेन, its covering membrane is known as plasma membrane. And as we know, plasma always presents in cell. Therefore, this also known as cell membrane. Okay. If we shall try to know about the feature of this plasma membrane or cell membrane, then we shall come to the point that it has main 3 characters, main 3 features. One, that the cell membrane is the outermost covering membrane that separates its environment with its inner environment. यदि आप देखना चाहें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन एक वो मेम्ब्रेन होती है, मान लीजिए ये सेल है, सेल का ये प्रोटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा है. सेल के इस प्लाज्मा को इसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट से सेग्रीगेट करने वाली, सेपरेट करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. क्योंकि इसी मेम्ब्रेन के द्वारा सेल का इनर एनवायरनमेंट और आउटर एनवायरनमेंट 2 पार्ट में सेपरेट हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है. इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग मेम्ब्रेन कहते हैं. ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिगर में कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है. सपोज ये सेल है
तो सेल के बाहर का ये सब जो कुछ भी इन्वायरमेंट है वो उसका आउटर इन्वायरमेंट है, और से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो कुछ भी है ये इस सेल के प्लाज्मा का इन्वायरमेंट है। ठीक है, इस इनर इन्वायरमेंट को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म या प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इस प्रोटोप्लाज्म या प्लाज्मा का कैरेक्टर क्या है कि प्रोटोप्लाज्म इज द मैटर रिप्रेजेंटिंग लाइफ कैरेक्टर दैट इज मूवमेंट, metabolism, respiration, reproduction, excretion, nutrition, एक्सेट्रा। ये जो भी पहले लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया है वो सभी करेक्टर LPG, MMS, क्रेन, वो सभी फीचर्स क्या हैं, यही प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये सेल हो, स्ट्रक्चरल यूनिट सेल हुई, और उसके अंदर का ये जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये स्ट्रक्चरल यूनिट में शामिल होते हैं, अर्थात इन्हीं दो से किसी लाइफ का क्रिएशन होता है, उसका जन्म होता है, उसका अस्तित्व बनता है। तो ये सेल का मेम्ब्रेन और सेल का साइटोप्लाज्म, यही दो सेल को बनाते हैं। ये दो जब सेल बन गए तो ये इसका जो ये प्रोटोप्लाज्म है, इनर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अदर 9 लिविंग कैरेक्टर्स। इसके बाद यही प्रोटोप्लाज्म ही जीवन के शेष सभी 9 फंक्शनल कैरेक्टर्स को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, द मैटर रिप्रेजेंटिंग लाइफ कैरेक्टर दैट इज मूवमेंट, क्योंकि हमने कहा है कि मूवमेंट ही लाइफ को आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला कैरेक्टर होता है, और ये होता ही, हमने कहा इसलिए ऐसा नहीं, ये है ही ऐसा। दूसरी चीज क्या है, केमिकली ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये कोलाइडल, होमोजीनस, सेमी लिक्विड होता है। ठीक है, कोलाइडल मीन्स बहुत बारीक, अल्ट्रा मॉलिक्यूल का बना हुआ, होमोजीनस माने एक समान, ट्रांसपेरेंट कैसे, सेमी लिक्विड अर्ध तरल होता है, फुल्ली लिक्विड नहीं होता है, क्वाजी लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड, कंटेनिंग 90% वाटर, 95% वाटर, जिसमें 95% पानी, और दूसरे लिविंग या नॉन लिविंग इंक्लूजन्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा द्रव्य है इस दुनिया का जो जीवन के लक्षण को प्रदर्शित करता है, जो मुख्य रूप से रासायनिक रूप से देखा जाए तो यह कोलाइडल, होमोजीनस, सेमी लिक्विड होता है, जिसमें 95% पानी और अन्य दूसरे जीव, सजीव या निर्जीव पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। यही प्रोटोप्लाज्म है। ठीक, अब इस प्रोटोप्लाज्म को कवर करने वाली ये जो ब्लू कलर की डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है, यही क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यही क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिविंग होती है, ये लिविंग होती है और पोरस होती है, छिद्रयुक्त होती है। पोरस क्यों होती है, क्योंकि इस मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन्स, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो चैनल बनाते हैं, पत्ते पत्ते छिद्र बनाते हैं, जिसको एक्वापोरिन्स कहा जाता है, प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए ये क्या होती है, पोरस होती है। और ये पोर क्या करते हैं, सेल के एक प्लाज्म से दूसरे प्लाज्म में कुछ आवश्यक पदार्थों का क्या होता है, एक्सचेंजिंग होता रहता है, इसी पोर के थ्रू होता है। इस सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है, बेटा ध्यान देना, ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का, और इसे एक साथ लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो एनिमल में यह लिपिड प्रोटीन का बना होता है, जिसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एनिमल सेल में यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जिसे लाइपोप्रोटीन कहते हैं। और जो प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट माने इसके पहले जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोअन्स अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एक्सेट्रा, ये जो लिविंग्स होते हैं, इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन, वो केवल प्रोटीन की बनी होती है, जिसे हम लोग पेलिकल कहते हैं, और हाईली फ्लेक्सिबल भी होती है, जैसे कि अमीबा में। ठीक है, तो अमीबा क्या होता है, इस समय जो 5 किंगडम का जो प्रिंसिपल है,
RH विटाकर के अकॉर्डिंग टू, उसके हिसाब से ये ऐसे लिविंग्स प्रोटिस्ट कहलाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा आर नोन एज प्रोटिस्ट। ओके, अब इस सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टर क्या होता है, अभी यहाँ भी डिटेल में दिया गया है। ये सबसे क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। किसी सेल के साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म या प्लाज्मा की जो सबसे पहली कवरिंग मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। यह मेम्ब्रेन, इसका कैरेक्टर क्या है, यह सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब यह अपने पोर के साइज के अकॉर्डिंग टू ही अपने अंदर से कुछ सब्सटेंस, कुछ मैटर को बाहर जाने के लिए परमिट करती है, या बाहर से कुछ मैटर को, कुछ सब्सटेंस को अंदर आने के लिए परमिट करती है। और इसके साइज से बड़े या छोटे मॉलिक्यूल्स ये बाहर नहीं जा सकते। साथ ही साथ यह क्या होती है, यह डिफ्यूजन को सपोर्ट करती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट्स इन डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या है, अभी हम लोग इसको देखते हैं डिटेल में। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। दूसरी चीज यहीं पे ये भी जान लीजिए, कुछ लिविंग्स ऐसे होते हैं जिसका सेल का साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म केवल सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और वो होते हैं लिविंग्स। लिविंग्स में एनिमल्स, और एनिमल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो एनिमल्स के बाद ओवरऑल जितने भी लिविंग्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक दूसरी कवरिंग मेम्ब्रेन और भी होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो यहाँ देखिए, यहाँ ग्रीन कलर से सेल वॉल दिखाया गया, केवल थोड़ा सा दिखाया गया है, इसलिए कि जिस लिविंग्स में ये डेवलप होगी वो फुल्ली डेवलप होगी। अदरवाइज ये क्या होती है कि ये अब्सेंट होती है। तो एनिमल्स में अब्सेंट होगी, और इसके बाद बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, इन सब में क्या होगी, ये डेवलप होती है। ओके, तो आइए सेल वॉल के बारे में हम लोग देख लें। सेल वॉल को CW कहते हैं। सेल वॉल का नेचर क्या होता है, सेल वॉल यंग कंडीशन में तो लिविंग नेचर शो करती है, लेकिन जब ये टोटली मेच्योर हो जाती है तब ये क्या हो जाती है, डेड बाय नेचर होती है। इसमें भी प्लाज्मोडेस्माटा नाम के जो है पोर होते हैं, जिसके थ्रू क्या होती है कि जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वो एक दूसरे में म्यूचुअली क्या करते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यह सेल वॉल प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, फंगस में काइटिन की बनी होती है जिसे फंगल सेलुलोज कहा जाता है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। पेप्टाइड प्रोटीन और ग्लाइकान मीन्स कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, जिसको पेप्टाइडोग्लाइकान कहते हैं। ठीक है, इसका कैरेक्टर क्या होता है, नेचर से यह रिजिड होता है और मेम्ब्रेन के आउटर पोर्शन को कवर करता है। सेल मेम्ब्रेन को कवर करने वाला ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो नेचर से रिजिड, हार्ड होती है, कठोर होती है। यह मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट क्या करती है, मेम्ब्रेन यह वॉल जो सेल वॉल है, यह लिविंग्स सेल या एक उस सेल से बने हुए लिविंग्स को क्या करती है, श्रिंकेज, सिकुड़ने से और श्रिंकेज से बचाती है। और साथ ही साथ प्लाज्मोलिसिस, यानी जब किसी सेल के प्रोटोप्लाज्म से मोर ओवर वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है, आउटर साइड में मूव कर जाता है, यानी एक्सॉस्मोसिस हो जाता है, तब क्या होता है, ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, या प्रोटोप्लाज्म जो कंटेंट्स होते हैं वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो श्रिंकेज कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इसी क्रिया को प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। ठीक है, ये सिकुड़ जाते हैं, और ये कंडीशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब अभी हम आपको सब समझा देते हैं। और ये इसको बर्स्टिंग से, फटने से भी बचाती है। कब, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। दूसरी चीज, ये परमिट क्या करती है, अभी इस पॉइंट पर हम फिर से लौटेंगे, अभी इसको जरा देख लें। परमिट क्या करती है, यह सेल विथ स्टैंडिंग इन बोथ हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक मीडियम, सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, दोनों कंडीशन में सेल के इनर कंटेंट्स को यथास्थिति में बनाए रखने में यह सहायता करती है। ठीक है,
अब आइए जरा इस पॉइंट पर हम विशेष रूप से फोकस करें। मान लीजिए ये सेल है, सेल का ये इनर एनवायरमेंट है, वाटर यहाँ भी है, वाटर बाहर है। सेल अगर ऐसे मीडियम में रखा जाए, यह सेल अगर ऐसे मीडियम में रखा जाए जिसमें बाहर की साइड में, आउटर साइड में वाटर का कंसंट्रेशन इनर साइड साइटोप्लाज्म के वाटर के कंसंट्रेशन से लेस हो। ध्यान से सुनिएगा, यदि सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो, उसके कंपैरिजन में इसका जो एक्सटर्नल आउटर एनवायरनमेंट है वहां वाटर का कंसंट्रेशन लेस हो, तो इस सेल के कंपैरिजन में कहा जाएगा कि इसके बाहर का जो मीडियम है वो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मीन्स लेस, हाइपो मीन्स लेस, टोनिक माने टोन, टोन माने कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो यदि वाटर का कंसंट्रेशन सेल के आउटर साइड में लेस है और इनर साइड में अधिक है, यहां देखिए जो ब्लू कलर के डॉट दिखाए गए हैं, मान लीजिए ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो आप देख सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम हैं, तो कहा जाएगा कि इस सेल के कंपैरिजन में जो आउटर मीडियम है वह हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक माने यहाँ पे पानी कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वाटर क्या करेगा, सेल से बाहर आएगा, यानी बाहर डिफ्यूज कर जाएगा। सेल क्या करेगा, इनर साइड से बाहर साइड में डिफ्यूज कर जाएगा, यानी बाहर निकल आएगा। तो जब बाहर निकल आएगा, जबकि थोड़ा बहुत वाटर अंदर भी जाएगा, लेकिन अंदर और बाहर आने का जो एवरेज होता है, बाहर आने का एवरेज ज्यादा होता है, रेट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू अंदर जाने के। तो क्या हो जाता है, मोर ओवर माना जाता है कि एज ए ग्रैंड टोटल क्या होता है कि वाटर बाहर ही ज्यादा निकलता है। जब वाटर बाहर ज्यादा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस सेल के अंदर, या ऐसे कहें कि जब इस सेल को हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, इस सेल में एक्सास्मोसिस होगा, अर्थात इसके अंदर का वाटर क्या हो जाएगा, बाहर के साइड में डिफ्यूज करेगा, निकल जाएगा। ये एरो यही बता रहा है। जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर के कंसंट्रेशन की कमी पड़ जाएगी, वाटर की कमी पड़ जाएगी। जब वाटर की कमी पड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस सेल के अंदर के जो कंटेंट्स है वो क्या जाएंगे, श्रिंकेज कर जाएंगे, कांटेक्ट कर जाएंगे या सिकुड़ जाएंगे। और जब सिकुड़ जाएंगे तो ये सारे जो इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे सिकुड़ करके, तो ये हो जाएगा, इसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक, इन केस किसी सेल के अंदर जो वाटर का कंटेंट है, कंसंट्रेशन, उतना ही कंसंट्रेशन अगर इस सेल के आउटर एनवायरनमेंट में भी है तो क्या होगा, इस सेल के साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में ये बाहर का जो सॉल्यूशन होगा वो आइसोटोनिक कहलाएगा, क्योंकि दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल है। ऐसी कंडीशन में वाटर न तो बाहर से अंदर जाएगा और न अंदर से बाहर आएगा। ठीक है, यथास्थिति बनी रहेगी। तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि बाय द वे, जब सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वह आउटर मीडियम के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में लेस है, अर्थात बाहर का जो वाटर है वहां उसका कंसंट्रेशन हाई है, तो माना जाएगा, या ऐसा तब माना जाता है कि सेल जो है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है। यानी जब सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखें जहां पे पानी अधिक हो इन कंपैरिजन टू इनर एनवायरनमेंट के, तो कहा जाएगा ये सेल जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है। और यदि जब सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो क्या होता है, डिफ्यूजन का रूल ही होता है, तो यह वाटर क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, अर्थात इधर का पानी सेल के अंदर प्रवेश करेगा। इस क्रिया को एंडास्मोसिस बोला जाता है, जिसके द्वारा यहाँ पे जब वाटर, अब थोड़ा बहुत पानी बाहर भी निकलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो यही माना जाएगा कि पानी अंदर गया, एंडास्मोसिस हुआ। रिजल्ट क्या आएगा, ये सेल पानी ज्यादा सोखने की वजह से क्या स्वेल करेगी, फूलेगी, फ्लैसिड होगी, टर्गिड होगी। और जब टर्गिड होगी तो ऐसी कंडीशन क्या कर सकता है, यह हो सकता है कि सेल का ये सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाए, सेल फट जाए। तो ऐसे जीव
लिविंग का सेल तो फट जाएगा, एनिमल का सेल तो फट जाएगा, लेकिन ऐसे लिविंग्स जिसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी होती है, जैसे फंजाई में, बैक्टीरिया में या प्लांट में, ये नहीं फटेंगे, क्योंकि ये सेल वॉल जो है इनको बर्स्टिंग से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, रोकती है। तो इस प्रकार से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखने पर क्या करती है, सेल वॉल क्या करती है, सेल को बर्स्ट करने से रोकती है, प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। अब आइए जो अगला पॉइंट है हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने अभी भी यहाँ पे ये देख लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फीचर पहला क्या हुआ, आउटर मोस्ट कवरिंग मेम्ब्रेन होता है, ये क्लियर हो गया। सेलेक्टिव परमेबल कहने का मतलब ये किसी खास समय पर हर पदार्थ, इस सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं सबको बाहर नहीं जाने देगी, सबको बाहर जाने का परमिशन नहीं करती है। कुछ सॉल्यूट्स आयंस ही क्या हो सकते हैं, इस सेल से बगल वाली सेल में या बगल वाली सेल से इसमें आ सकते हैं, एक्सचेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर के सभी कंटेंट्स को बाहर जाने के लिए परमिट नहीं करती है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, अभी आप 9th क्लास में इसलिए इस बात की चर्चा नहीं की जाती है, ऐसा न समझिएगा कि यहाँ पे जितने इनर लिविंग कंटेंट्स हैं वो फ्री होते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, नहीं नहीं, फ्लोट नहीं करते हैं, ये अपने स्थान पर रहकर के केवल मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें, इस सेल में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का एक पतला धागा होता है, और उस धागे से क्या होता है, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स आपस में लिंक होते हैं, बंधे होते हैं, वो अपने स्थान पर केवल क्या कर सकते हैं, जिग जैग मूव कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट उसमें नहीं हो सकता, वो अपना स्थान छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हम लोग हायर क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी इस लेवल तक इतना है जान लीजिए कि ये जो सेल का मेम्ब्रेन है ये अपने अंदर के सभी चीजों को आउटर इनर एक्सचेंज नहीं कर सकती, ये केवल कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस होते हैं जिसको बाहर से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने के लिए परमिट करती है, इसीलिए इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। कुछ तो ऐसे मेम्ब्रेन जो फुल्ली, जिसके आर पार हर चीजें आ जा सकती हैं, वो केवल परमिएबल होता है, लेकिन ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने आर पार कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही परमिट करती हैं, वो सेलेक्टिव परमिएबल होती हैं। और ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने आर पार किसी भी चीज को अक्रॉस मूविंग परमिट नहीं करती हैं, वो नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती हैं। जैसे प्लास्टिक का थैला हुआ, ये सब क्या होते हैं, इसमें पानी रख दीजिए, कोई भी चीज इधर उधर नहीं जा पाएगी। वो नॉन पार्चमेंट पेपर हुआ, ये सब क्या होते हैं, ये नॉन परमिएबल होते हैं। ठीक, अब आइए, अब हम लोग चर्चा करेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है बेटा, डिफ्यूजन एक फिजिकल प्रोसेस है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको, अगर ध्यान से समझ जाएंगे तो इस क्लास से लेकर के हायर क्लास तक आपको फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन एक प्रकार का जो है फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड स्टेट का हो, चाहे लिक्विड स्टेट का हो, चाहे गैसियस स्टेट का हो, वो क्या कर सकता है, वो हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो हाई कहने का अर्थ क्या हुआ कि सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में कोई भी चीजें जब अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, तो यह प्रोसेस एक फिजिकल प्रोसेस है और इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, हिंदी में इसको हम विसरण कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग अपने सराउंडिंग्स जो इसकी इवेंट्स घटते हैं जरा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें तो हमें बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज आप जब अपने क्लास में बैठे होते हैं, मैं आपसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, आप जब अपने क्लास में बैठे होते हैं तो क्या होता है, आप उस क्लासरूम में हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, लेकिन आप वहां पर किसी विशेष प्रेशर में हो करके वहां पे बैठे होते हैं। यदि आपको फ्री कर दिया जाए तो आप सच बताइए, आप वहां से क्या करेंगे, वहीं बैठे रह जाएंगे कि वहां से तुरंत भागने की कोशिश करेंगे? यस, तुरंत वहां से उठ करके कहां जाएंगे, वहां जाएंगे जहां आप नहीं हैं या जहां पर आप कम से कम हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जहां आपका कंसंट्रेशन कम है, जहां आप लो कंसंट्रेशन में हैं। किसी क्लासरूम से छुट्टी होने के बाद किसी क्लासरूम से भागने वाला, मान लीजिए LKG UKG 2 बच्चों का जो है
8वें 7वें पीरियड में ही छुट्टी हो गई। अब एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे जब अपनी कक्षा से निकलते हैं, कॉलेज से बाहर निकलने के लिए, तो कहाँ जाएंगे? वो किसी ऐसी क्लास में नहीं जाएंगे जहां पर ऑलराइट पहले से ही उस क्लासरूम में स्टूडेंट का हाई कंसंट्रेशन है। अर्थात ऐसे किसी कक्ष में नहीं भागेंगे जहां पर कि जो बस एकदम भरी हुई है या जहां पर हाई कंसंट्रेशन में बच्चे हैं, बल्कि वहां जाएंगे जहां पर कोई बच्चे नहीं हैं। वहां जाके बैठने का प्रयास करेंगे जो बस खाली होगी उनके लिए। लेकिन अगर बस भरी होगी तो बड़े ही बेमन से जाएंगे, या कोई जब विशेष करेगा, क्लीनर कहेगा अरे चढ़ो चढ़ो, ड्राइवर कहेगा अरे चढ़ो चढ़ो, नहीं बस छूट जाएगी। इस व्यवस्था में कोई भी मॉलिक्यूल क्या करता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता है, जहां पे एनर्जी या एक्स्ट्रा पावर लगाया जाता है। इसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। डिफ्यूजन का यह रूल है कि जब बल लगा करके लो कंसंट्रेशन वाले किसी मॉलिक्यूल को हायर कंसंट्रेशन की तरफ पुश किया जाता है, तो क्या हो जाता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट ये है कि जब किसी बच्चे को आराम से फ्रीली छोड़ दीजिए, कोई ऊर्जा मत लगाइए, वो अपने आप क्या काम करे, अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ, जहां वो नहीं है वहां उधर वो भाग जाए। तो बेटा ये नेचर होता है कि इस नेचर में चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उनका नेचर होता है कि जहां भी वो उनका पहले वो क्या करेंगे, एक जगह कंसंट्रेट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। कंसंट्रेशन की सीमा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो क्या काम करेंगे, वहां से दूर भागना चाहेंगे। यानी उसमें मूवमेंट की प्रॉपर्टी, ऑटोमेटिक फ्लो करने की प्रॉपर्टी जनरेट कर जाती है। तो फ्लो करने के जब प्रॉपर्टी जनरेट करती है, अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। घर पर जो बच्चियां रोटी बनाने के लिए कैन से एक आटा निकालती हैं, आटे को निकाल के थाली में रखती हैं, एक रखा, दो रखा, तीन रखा, इसके बाद क्या होता है, उसकी एक क्लिप बनती जाती है, उसकी टीला बनता जाता है छोटा सा। लेकिन आगे क्या होता है, जब टीला अपनी बाइंडिंग कैपेसिटी से ऊपर हो जाता है, जब ओवर कंसंट्रेशन हो जाता है, तो ऊपर का जो आटा है वो घिसक करके नीचे वहां चला जाता है जहां वो नहीं होता है। ये भी एक प्रकार का सॉलिड का क्या है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। मिट्टी का कोई ढेर हो, मिट्टी का ढेर आप लाते जाइए लाते जाइए लाते जाइए, एक समय ऐसा जाएगा मिट्टी वहां से खिसकना शुरू करेगी और उस तरफ फ्लो कर जाएगी जहां पर मिट्टी नहीं है। ठीक है, कंकड़ पत्थर इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करते 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 एक समय कंडीशन आ जाएगा कि वो जो है घिसक करके वहां खिसक जाएगा जहां वो नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से लिक्विड में देखिए, होली अभी भी बीती है। होली में आपने देखा होगा कि वाटर लिया या कपड़े में नील देने के लिए आप अक्सर देखते होंगे कि बाल्टी का पानी लिया, उसमें नील की डिब्बी खोला और नीचे गिराया, टुप टुप टुप। तो आप ध्यान से देखिए तो क्या होता है, नील भी लिक्विड फॉर्म में है और वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे होता है आप देखेंगे तो वो जो ड्रॉप होते हैं नील के, ब्लू कलर के, वो धीरे धीरे पानी के अणुओं के बीच में क्या होते हैं, उधर फ्लो करने लगते हैं जहां वो नहीं होते हैं। और थोड़ी देर तक अगर छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरा का पूरा पानी क्या होता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है। अगली चीज देखिए, गैस में डिफ्यूजन देखिए। आप क्या काम करते हैं, आप घर पर माता जी पूजा पाठ के लिए अगरबत्ती जलाती हैं, अगरबत्ती से एक गैस निकलती है जलने के बाद, लेकिन और रूम में भी गैस भरा हुआ है। धीरे धीरे आप धुएं को देखिए, धुआं उठता है, उठने के बाद क्या होता है, धुआं हाई कंसंट्रेशन में होता है, जो स्मेल गैस होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, वो अभी वहां फैलने लगता है जहां पर वो नहीं होता है। सेंट की कोई शीशी है, किसी रूम के कॉर्नर में खोल दीजिए, सेंट जब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो कंसंट्रेट फॉर्म में होती है, वहां से निकल के क्या करती है, वो वहां रूम के उस गैस के बीच में जाकर के स्प्रेड कर जाती है, मूव कर जाती है जहां पर वो नहीं होती है, और धीरे धीरे वो सेंट हमको उस रूम में बैठे हुए सभी लोग फील करने लगते हैं। तो इस प्रकार से बेटा डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो सॉलिड लिक्विड गैस का डिफ्यूजन होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक ही साथ सॉलिड लिक्विड गैस को एक साथ ही डाल दीजिए तो तीनों एक साथ एक दूसरे में डिफ्यूज होते रहेंगे, एक दूसरे की डिफ्यूजन को नहीं रोकता है। बस यही डिफ्यूजन ही वो फंडा है जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे सेल में कोई भी सॉलिड के फॉर्म में कोई सॉलिड है,
लिक्विड के फॉर्म में कोई लिक्विड है या वाटर है, या गैसेस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन है, वो क्या करता है, वो डिफ्यूज ही करते रहते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, इस प्रकार से डिफ्यूजन के द्वारा सेल में क्या होते हैं, सेल में मेम्ब्रेन होता है, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। मेम्ब्रेन पोरस होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो सेल में क्या होता है, सॉलिड का डिफ्यूजन कैसे होता है, यदि मान लीजिए इधर हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन, इधर मान लीजिए हाई कंसंट्रेशन है, ये मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इस सेल मेम्ब्रेन के इस तरफ अगर हाई कंसंट्रेशन है किसका, सॉलिड का, यानी कोई सॉल्यूट है, कोई आयन है जो कि साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व है, अब यह क्या काम करेगा, और इस साइड में मेम्ब्रेन की इस साइड में इस सॉलिड का कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर लेस है, अगर लेस है और इधर हाई है, तो यही सॉल्यूट क्या काम करेगा, इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इधर से इधर क्या करेगा, डिफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो ये सॉलिड का डिफ्यूजन हुआ। अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड मीन्स वाटर है, वाटर अगर इस सेल मेम्ब्रेन के इधर क्या है, लेस कंसंट्रेशन में है, और इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन में है, इधर हाई कंसंट्रेशन में है, तो यह वाटर क्या काम करेगा, इस हाई कंसंट्रेशन से सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस लो कंसंट्रेशन तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, लेकिन कब तक, जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम, साम्यता न स्थापित हो जाए, अर्थात जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन उस सबस्टेंस का इक्वल न हो जाए, तब तक ये एक्सचेंजिंग प्रोसेस चलता ही रहता है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, यहां एक विशेष बात है, जब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर डिफ्यूज करता है, तो इसके लिए एक नए वर्ड को क्रिएट किया गया है, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस, OSMOSIS, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू यदि वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ मूव कर रहा है, तो इस प्रकार के डिफ्यूजन को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहा जाता है। और ध्यान रखना बेटा, यदि इधर से वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ हुआ, मान लीजिए इधर सेल है, ये सेल का इनर मीडियम है और ये सेल का आउटर मीडियम है, तो यहां से वाटर अगर किसी सेल से वाटर यदि बाहर गया, तो उसको एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे, एक्स ऑस्मोसिस, एक्स ओस्मोसिस। और यदि बाहर से वाटर अंदर गया, तो उसको क्या कहेंगे, बाहर से वाटर अगर अंदर गया तो उसको कहेंगे इंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस। ठीक है, अब आइए तीसरी कंडीशन देखें हम लोग। तीसरी कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो इसके लिए भी वही चीज है, गैसियस एक्सचेंज भी एक प्रकार का डिफ्यूजन है, गैसियस एक्सचेंज भी एक प्रकार का डिफ्यूजन है। बेटा ध्यान रखना, मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, किधर मान लीजिए, इधर ही मान लीजिए, इधर मान लीजिए, दोनों तरफ मान लीजिए, इधर भी सेल है, इधर भी सेल है। मान लीजिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यदि इस सेल में अधिक है और इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, सपोज यहां ऊपर हाई लिखा है ना, तो इधर इधर क्या काम कीजिए, लेस कंसंट्रेशन कर दीजिए और इधर हाई कंसंट्रेशन कर दीजिए। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इस सेल में हाई है, इस सेल में कम है, यह सेल भी हो सकती है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। तो क्या होगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा आउटर हाई कंसंट्रेशन से इनर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर न हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां पर हाई कंसंट्रेशन में है, ऑक्सीजन यहां पर हाई कंसंट्रेशन में है और सेल के अंदर ऑक्सीजन क्या है, लो कंसंट्रेशन में है।
लो कंसंट्रेशन है तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, डिफ्यूज करेगा, डिफ्यूज करेगा माने मूव करेगा, ठीक है। और यदि इधर हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा, इधर लो हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन फिर इधर से कम की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से इसी चीज को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब आइए इस गैसियस एक्सचेंज का कुछ व्यवहारिक उपयोग हम लोग समझ लें। आपने देखा होगा पौधों में कैसा होता होगा, आप ध्यान देते हैं कि पौधों में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, स्टोमेटल कैविटी होती है। उस स्टोमेटल कैविटी में यदि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन या किसी सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी से यदि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बन गया और वह इन्वायरमेंट के टच में है, तो यदि इन्वायरमेंट में हमेशा कितना कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन रहता है, 0.3% होता है। 0.03% से यदि इतने परसेंट से यदि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर अधिक है, तो ऑटोमेटिक सेल के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज कर जाएगा इन्वायरमेंट में। और यदि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इन्वायरमेंटल कंसंट्रेशन से कम है, तो बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है कि ऑक्सीजन के लिए भी होता है, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या होता है, या हम जो सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद हमारे जो लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, इस ऑक्सीजन और जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके लाती है, यदि उस ब्लड में हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमारे लंग्स के एल्वेलाई में आए हुए ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन से अधिक होगा, तो एल्वेलाई का ऑक्सीजन आरबीसी के ऊपर डिफ्यूज नहीं करेगा, बल्कि उल्टा हो जाएगा, आरबीसी का ऑक्सीजन एल्वेलाई में वापस आ जाएगा, ठीक है। यही क्रिया कब होती है, किसानों के साथ होती है। किसान जब खेत वगैरह में क्या होते हैं, पानी कम होती है, उसमें कोई फर्टिलाइजर का स्प्रे कर देते हैं। वो फर्टिलाइजर क्या करती है, वो फर्टिलाइजर जब रूट के पास जाती है और रूट में क्या होता है, वो डिजॉल्व होती है, डिजॉल्व होने से वो हाईली कंसंट्रेट हो जाता है। अब वहाँ देखा जाता है कि प्लांट के रूट में वाटर का कंसंट्रेशन इन कंपेरिजन टू सॉइल कैपिलरी वाटर में वाटर का कंसंट्रेशन अगर जहाँ ज़्यादा होगा, यदि प्लांट के रूट के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन सॉइल के कैपिलरी के अंदर उपस्थित वाटर कंसंट्रेशन से हाई होगा, तो रूट का वाटर क्या करेगा, बाहर की तरफ डिफ्यूज कर जाएगा और पौधा पानी के अभाव के कारण सूखने लगेगा। ऐसा तभी होता है जब पानी की नमी की कमी हो और हम फर्टिलाइजर का छिड़काव कर दें। इसलिए किसान भाई तुरंत, जो बुद्धिमान किसान है, कहते हैं तुरंत खेत की सिंचाई कीजिए। सिंचाई करने से क्या होता है, कैपिलरी वाटर में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद क्या होता है, वो उसके कंपेरिजन में रूट के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है। इसलिए डिफ्यूजन के रूल के अकॉर्डिंग टू कैपिलरी वाटर का वाटर क्या होता है, रूट के सेल में क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है और वाटर बैलेंसिंग बना रहता है, पौधा हरा भरा आगे बढ़ता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभी भी हम लोगों ने इस पर फोकस किया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पर स्टडी करेंगे। तब तक आप चाहें तो इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 मिनट का ब्रेकअप लेते हैं हम लोग। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग क्या देखे, अभी भी हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में ओवरऑल जो भी हमारे 9th स्टैंडर्ड तक प्रोबेबल था उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। अब जो दूसरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ ए सेल, वो न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। तो बेटा किसी भी सेल में, किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट में न्यूक्लियस को देखने के लिए या किसी भी न्यूक्लियस को, सेल में न्यूक्लियस को जानने के लिए सबसे इजी भी होता है कि हम लोग के पास जो प्याज होता है, ओनियन का अगर हम उसको छीलें तो उसके नीचे क्या होता है, एक पतली
मेम्ब्रेन निकलती है, झिल्ली की तरह की जो है पतली स्लाइस निकलती है, उसी को निकाल लीजिए, निकाल के स्लाइड पर रख लीजिए, रख करके उसको स्प्रेड कर दीजिए ब्रश से स्प्रेड करने के बाद उसको एक सही साइज में आप कट कर लीजिए। ठीक है, कट करने के बाद क्या कीजिए, उसको स्टेन कर दीजिए, माने स्टेन करना माने रंग दीजिए। कैसे रंगेंगे तो ध्यान रखिएगा, रंगने के लिए हमारे पास लैब में 3 प्रकार के डाई होते हैं या रेजेंट्स होते हैं, कलरिंग रेजेंट्स। एक आयोडीन सोल्यूशन होता है, एक सेफ्रानिन सोल्यूशन होता है, या मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन होता है। तो क्या कीजिए, इसमें से किसी एक को या आयोडीन सोल्यूशन को ही लेकर के क्या कीजिए, उसमें एक ड्रॉप आप गिराइए। गिराने के बाद क्या हो जाएगा कि वो सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स होंगे वो अपने केमिकल नेचर के आधार पर उस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो एब्जॉर्ब करने से उनका किसी का डार्क कलर, किसी का लाइट कलर, किसी का वेरी लाइट कलर, इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सेल के अंदर, वो अपने आप डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, अस्पष्ट हो जाते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, इस प्रकार आयोडीन को ड्रॉप गिराने के बाद क्या होता है, उस सेल में क्या होता है, जो सेंट्रल पोर्शन पर जो डार्क कलर का लार्ज स्फेरिकल या ओवल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, वही न्यूक्लियस होता है। वही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो अगर इस न्यूक्लियस को हम अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू डिफाइन करना चाहें तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज ए डार्क कलर्ड, गाढ़े रंग का, स्फेरिकल गोलाकार और ओवल या अंडाकार, डॉट लाइक बिंदुवत स्ट्रक्चर होता है नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, हर सेल के सेंटर में ये स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स होता है, इसी को न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ आप थोड़ा सा रुक जाइए, ये थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड की थोड़ी सी बातें आप शेयर कर लीजिए, दिमाग में पड़ी होनी चाहिए, लिखिएगा यही, लेकिन दिमाग में होनी चाहिए कि नहीं, नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, ना ईच सेल नहीं, एनिमल सेल जितने भी होंगे उनके सेंटर में ही आपको न्यूक्लियस मिलेगा। लेकिन जितने प्लांट सेल आपको मिलेंगे उसमें जो न्यूक्लियस होगा ना, वो टोटल स्फेरिकल नहीं होगा, हल्का सा डिश लाइक चिपटा होगा, बीन शेप्ड होगा। ठीक है, और क्या होगा, हल्का सा जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल की तरफ हल्का सा पुश्ड होगा, खिसका रहेगा। ये आपका जो है, ये न्यूक्लियस के लोकेशन के आधार पर एनिमल सेल प्लांट सेल का ये डिफरेंस हो गया। तो ये होता है। दूसरी चीज, ये जो न्यूक्लियस होता है ये भी जान लीजिए, इस न्यूक्लियस में सबसे पहली चीज कहा गया क्या, कंट्रोलर ऑफ सेल। यह कंट्रोल सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाली ये स्ट्रक्चर या यूनिट होती है। बेटा ध्यान रखना, सभी करेक्टर माने स्ट्रक्चर से लेके फंक्शन तक, कोई भी सेल जो भी स्ट्रक्चर उसका है, जो भी उसका फंक्शन हो रहा है, वो सब कंट्रोल किया जाता है इसी न्यूक्लियस के कारण। आप कहेंगे सर ऐसे न्यूक्लियस में सब क्या होता है, बताते हैं, थोड़ा और जान लीजिए। तो ये उसको कंट्रोल करता है, और स्वयं ये न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ये देखिए यहाँ स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, जबकि आपके प्रॉस्पेक्टस में नहीं है, लेकिन आप इसका एक फ्लो चार्ट ले सकते हैं, एक ग्राफ इसका ले सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होती है, जिसे हम लोग अभी बाद में देखेंगे। तो ये डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन मिलकर के क्या करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाते हैं। इसके बाद इसमें जो लिक्विड भरा होता है, जो सेमी लिक्विड होता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ही कुछ नॉन मेम्ब्रेनस, बिना मेम्ब्रेन वाला, जैसे मोतीचूर का लड्डू होता है, वैसे ही राइबोसोमल प्रोटीन का क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लस्टर बना करके झुंड में इकट्ठे होते हैं, और उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये जो जगह जगह पर जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वहाँ पे पोर बन गया है, न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर के द्वारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म की चीजें इसमें आ सकती हैं, या इसके जो कंटेंट्स है वो जाकर के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसी पोर के द्वारा ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करके, विशेष करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करके, ये सेल के सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है,
कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। अब यहाँ जो मेन चीज देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पर आइए कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे जान लें। तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक, लेकिन सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं उसमें सब या तो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, दो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है और कुछ नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। तो जो राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। जबकि जो अदर ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, जो अदर गोल्गी बॉडीज हैं, लाइसोसोम है, ये सब क्या होते हैं, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि क्या होते हैं, वैक्यूल्स हैं। ये सब सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, एक ही मेम्ब्रेन इनके ऊपर होता है। लेकिन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, एक क्लोरोप्लास्ट, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। और सेल के अंदर का जो एनर्जी का पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, जो एटीपी का फॉर्मेशन करता है, वो भी डबल मेम्ब्रेन होता है। अब दूसरी यूनिक चीज आपको यह जानना है कि सेल के अंदर जितने भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं उन सब के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। और डीएनए ही है जो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन करके सेल के सारी एक्टिविटी, इवन स्ट्रक्चर से लेकर के फंक्शन तक को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है कि ये ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता है। तो ठीक है, ये मेम्ब्रेन के बारे में बहुत बात हो गई। दूसरी चीज ये भी जान लीजिए, ये मेम्ब्रेन जिस सेल के जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए या आरएनए के ऊपर ये मेम्ब्रेन होती है, वो सभी सेल यूकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, इसके पहले वाले चैप्टर में हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं। और जिस सेल के न्यूक्लियर कंटेंट्स यानी जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए या आरएनए मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता तो उसके न्यूक्लियर कंटेंट को क्या कहेंगे, उसके न्यूक्लियर कंटेंट को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, बुक में लिखा है, ध्यान से रखिएगा। तो प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड होते हैं, जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेम्ब्रेनस होता है, न्यूक्लियोइड नॉन मेम्ब्रेनस होता है और सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लो करता रहता है। ठीक है, मिक्स होता है। ये चीज आप जान गए। दूसरी चीज जान लीजिए, जब जेनेटिक मटेरियल की बात आ गई तो जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ ये जान लीजिएगा, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इस दुनिया का जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल हुआ वो आरएनए हुआ। आरएनए का मतलब क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये सिंगल फिलामेंटस होता है, यानी सिंगल हेलिक्स होता है, एक सूत्रीबद्ध होता है, जबकि ये डबल हेलिक्स वाला होता है, स्पाइरल होता है। और इसको बोलते हैं डीएनए या डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस सेल में डीएनए मेन कंट्रोलर होता है उस सेल का आरएनए उसका मैसेंजर होता है, उसके गाइडेंस, उसके आर्डर के अनुसार कार्य करता है। लेकिन जिस सेल में डीएनए नहीं होता है, विशेष करके वायरस में, उसका केवल आरएनए होता है, तो आरएनए ही मेन कंट्रोलर एंड ऑर्गेनाइजर होता है। जैसे कि वायरस में, तो जिस वायरस में केवल आरएनए होता है उसको रेट्रोवायरस कहते हैं, जैसे कोविड-19 वाला वायरस। और जिस वायरस में डीएनए होता है उसको डीएनए का वायरस कहते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, आपका ये जो है जो पोलियो का वायरस है, उसमें वो डीएनए वाले वायरस होते हैं। तो इसके बारे में आप लोग हायर क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप जानिए दूसरी चीज, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पोरस होता है। क्योंकि स्पोर का फंक्शन क्या होता है, स्पोर का फंक्शन क्या होता है, टू परमिट substances या constituents to exchange from cytoplasm to nucleoplasm and nucleoplasm to cytoplasm। दूसरी चीज, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में, सेल के न्यूक्लियोप्लाज्म में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं
उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है, जो मुख्य रूप से राइबोसोमल आरएनए का बना होता है, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उस न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए होता है, प्रोटीन होता है। लेकिन ये जनरल प्रोटीन नहीं होता, जनरल के साथ साथ उसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, आपस में कॉइल करके, आपस में कॉइल, जैसे जैसे कोई माली फूल के पंखुड़ियों को निकाल करके धागे में लपेट करके माला बनाता है ना, ठीक वैसे ही क्या होता है, डीएनए धागे के समान है और पंखुड़ियां हिस्टोन प्रोटीन के समान है। तो क्या करता है, डीएनए से उस हिस्टोन प्रोटीन को कवर करता है। इसके बाद क्या होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है वो न्यूक्लियोसोम कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि जब ये न्यूक्लियोप्लाज्म में जो डीएनए होता है, ये डीएनए जब एक विशेष प्रकार के प्रोटीन जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं उसको क्या करता है, उससे मिक्स होता है। मिक्स होने का मतलब जानते हैं, मिक्स होने का मतलब यह है कि ये डीएनए, अगर ये डीएनए है, ब्लैक वाला फिलामेंट ये डीएनए है, ये डीएनए जब ये रेड कलर वाले हिस्टोन प्रोटीन को रैप करता है 2.5 राउंड, तो क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल रैप्ड विथ डीएनए न्यूक्लियोसोम कहलाता है। तो इस प्रकार से डीएनए पे ये जो न्यूक्लियोसोम है ये किसी मोती के माले जैसे दिखाई पड़ते हैं। अब इसी फिलामेंट को कंटेनिंग हिस्टोन प्रोटीन, इसे क्रोमेटिन थ्रीड कहा जाता है। ये जो क्रोमेटिन थ्रीड है बेटा, इसकी खोज 1879 में वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, अब यही जो क्रोमेटिन थ्रीड है ये क्या करता है, कई बार क्वाइल्ड करता है, और क्वाइल्ड करके जैसे फूलों का एक दूर दूर बधे हुए फूलों का कोई माला हो, और उस माले को हम क्या करें, खुद लपेट करके उसका गुच्छा बना लें, तो उस गुच्छे को यानी क्रोमेटिन थ्रेड के क्लस्टर को क्या कहते हैं, इसे क्रोमेटिड कहते हैं। और क्रोमेटिड क्या होता है, यह ध्यान रखिएगा, क्रोमेटिड क्या होता है, ये बंडल जो आप बंडल ऑफ ये न्यूक्लियोसोम, या कह सकते हैं कि बंडल ऑफ क्रोमेटिन थ्रीड इज नोन एज क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड है। और जब इस क्रोमेटिड में सेंट्रोमियर नाम का कोई पार्ट इसमें प्रेजेंट हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो यही क्रोमेटिन थ्रीड ही क्या हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। तो इस प्रकार से ये क्रोमेटिन थ्रीड क्या होता है, कंटेनिंग सुपर कॉइलिंग के बाद क्या होता है, और इसमें सेंट्रोमियर अटैच होने के बाद ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्रोमोसोम वर्ड जो है, इस क्रोमोसोम, इस स्ट्रक्चर के लिए क्रोमोसोम वर्ड सबसे पहले वाल्डेयर ने 1888 में दिया था, क्योंकि क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड और सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो कलर्ड बॉडी के लिए ये शब्द क्रोमोसोम वर्ड ये वाल्डेयर ने 1888 में दिया था। लेकिन सचमुच कहा जाए, इस क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने किया, तो ध्यान रखिएगा, इस क्रोमोसोम की डिस्कवरी जो है वाल्थर फ्लेमिंग ने ही 1878 में ही कर दिया था। ठीक है, 1878 में क्रोमोसोम की डिस्कवरी कर दिया था, और 1879 में जाके बताया कि 79 में कि ये जो क्रोमोसोम होता है ये क्रोमेटिन थ्रेड के कॉइलिंग से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी चीज जानने के बाद अब हम क्या देखेंगे, अब हमको दूसरा कॉन्सेप्ट देखना है कि ये जो डीएनए होता है, ये जो सेल न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, ये डीएनए, इस डीएनए पे मोर ओवर पार्ट्स फंक्शनल होते हैं और मोर ओवर पार्ट्स फंक्शनल होते हैं, और मोर ओवर पार्ट्स क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। तो डीएनए का वह पार्ट जो फंक्शनल होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस जिसको कहा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कहा जाता है कि वो कोडेड होता है। और जो कोडेड या फंक्शनल डीएनए होता है इसी को हम जीन कहते हैं, और जो नॉन फंक्शनल होता है इसे हम जंक डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शनल डीएनए ही जीन है, इसकी खोज 1909 में विल्हेम जॉनसन ने किया था। विल्हेम जॉनसन ने इसकी खोज कर ली थी। ठीक, इतनी सारी चीज जानने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा बचा हुआ था, इसको फिर से आप रिकवर कर लीजिए। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है वह रिप्रोडक्शन होता है,
और रिप्रोडक्शन मतलब जानते हैं, डीएनए जब रेप्लिकेट होता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, तो इसको हम डीएनए का रिप्रोडक्शन कहते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन इज आल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन ऑफ डीएनए, और यहीं से लाइफ का पहला कैरेक्टर स्टार्ट होता है, दैट shows the improvement, that shows the movement। ओके, इस प्रकार से ये हो गया रिप्रोडक्शन। लेकिन जो सेल की जितनी एक्टिविटी होती है उस सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला डीएनए होता है। डबल मेम्ब्रेन होता है, डीएनए डबल मेम्ब्रेन होता है, इसलिए ये लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है। डीएनए जब नॉन मेम्ब्रेनस होता है तो क्या करता है, जैसे कि वायरस में, तब ये लिविंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पोरस होता है, छिद्रयुक्त तो होता है। आप देख रहे हैं इसमें पोर हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म के कंटेंट्स साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म में आते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म का कौन सा कंटेंट जाता है बाहर, जनरली आरएनए जाता है, मैसेंजर आरएनए। और इसके साथ साथ इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, और ये राइबोसोमल आरएनए मोरओवर इसमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें अभी आपने देख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना जानने के बाद ये फिगर भी आपके सामने है, इस फिगर को आप ध्यान दीजिएगा और कायदे से उसको राइट डाउन कीजिएगा। आपके समझ में यदि आपको अच्छा लग रहा है, इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और भी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे आप मुझे कोऑपरेट कर सके, हम आपकी सेवा करते रहें, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है, अयूक्रोमेटिन, यही हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन क्या करता है, एग्रीगेट होकर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। बाकी चीज़ें, अब अगला पॉइंट हमारा है साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करना। यस डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक यू कैन हैव इट्स स्क्रीनशॉट फॉर योर नोट्स। थैंक यू वेरी मच। ओके।